तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब तो कुछ करना पड़ेगा जो कि अब जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। भैया ने मुझे बताया कि भाई तुम सीरियल की तैयारी कर लो। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है कि मूवीज़, फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, टोटल जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं सब कुछ की लत मुझे लग चुकी थी उसमें। पढ़ाई बिल्कुल जीरो थी। पापा ने बोला कि बेटा मुझसे हो नहीं पाएगा, तुम ऐसा करो घर आ जाओ। मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ, तुम्हारी मम्मी यहाँ से मर गई तुम्हारे लिए। आपके सक्सेस और आपके फेलियर के बीच में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है मेहनत। सिलेक्शन का सफ़र ईजी बनाने का सिर्फ 2 ही मंत्र है। आपके घर की पूरी इनकम कितनी है? 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? अगर इससे ऊपर है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आया हूं सिर्फ उनके लिए जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जो बच्चे अमीर घराने से बिलोंग करते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपके पिताजी क्या करते होंगे? या तो मजदूर होंगे या तो कोई छोटी सी दुकान चला रहे होंगे, मतलब कि रोजी रोटी का काम कर रहे होंगे कि सुबह से शाम तक कमाया तो घर का खर्चा चल जा रहा है, बस घर में आटा तेल सब आ जा रहा है। मैं आज उन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ। मेरा नाम किशन गुप्ता है, मैं एक सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और इस समय चेन्नई में पोस्टेड हूँ। गाजीपुर के एक छोटे से गांव दिलदारनगर से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही नीचे तबके के, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारे घर की ऐसी नहीं थी कि मुझे पढ़ाया जा सके, बट मैं आज पढ़ के यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अपनी फैमिली के बारे में कि मेरी फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पिताजी फ़िलहाल तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था और जो मेरा तैयारी और जो मेरा पढ़ाई का फ़ेज़ था, वो बहुत ही बेकार था हमारे घर के लिए। मेरे पिताजी अपनी पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे माँग-माँग के किसी से ₹2, किसी से ₹4 माँग के अपनी फ़ीस भरी, किताबें माँग के पढ़ी, कभी उन्होंने अपनी किताब खरीद नहीं पाए और इन सब स्ट्रगल के बीच उन्होंने यही सोच लिया था मन में कि जो मेरा बच्चा होगा उसको कभी किताबों की कमी नहीं होगी, कभी पेन की, कभी कॉपी की, कभी स्कूल और टीचर की कमी नहीं होगी। उन्होंने ये ठान लिया था और उसके लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या था। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाए, 100-100 रुपए के, 50-50 रुपए के ट्यूशन्स पढ़ाए, कंधे पे अनाज रखकर अनाज बेचा, रोड के किनारे खड़े होकर केरोसिन ऑयल तक बेचा। ऐसी हालत आ गई थी कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठकर उनको फ्रूटी भी बेचनी पड़ी। लेकिन उनका स्ट्रगल का फेज़ धीरे-धीरे चलता गया और चलते-चलते उन्होंने एक पीसीओ खोला और उस पीसीओ से ही मेरी सारी पढ़ाई पूरी हुई। बात कुछ ऐसी थी कि जो मेरे गाँव के अध्यापक लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आपका लड़का पढ़ने में अच्छा है, तो इसको बाहर कहीं भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। और इन्हीं सब इक्वेशंस को बनाते-बनाते मुझे दिलदारनगर उस छोटे से गाँव से बनारस शहर में भेज दिया गया अपने रिलेटिव के पास पढ़ने के लिए। लेकिन मैं छोटा-सा बच्चा, डरा-सहमा सा वहाँ पहुँचा। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी आपको प्यार कर दे, लेकिन अगर आप माँ-बाप से दूर होते हैं, तो कहीं न कहीं वो कसक रह जाती है आपके मन में। छोटा-सा बच्चा था, डरा-सहमा सा था, गाँव का बच्चा, बिल्कुल इंट्रोवर्ट। बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया, वहाँ पहुँचा, वहाँ लोग ऐसे बच्चे आते थे जो कभी कार से आते थे, कभी बाइक से आते थे। मैं आपको ये बता दूँ, ये बात मैं सिर्फ़ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों से कर रहा हूँ। जिनके बाप के पास पैसा है, ये उनके लिए वीडियो नहीं है बिल्कुल। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, जो एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में पहुँचा और अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से ऊपर लेके जाऊँ। लेकिन आप कुछ भी करिए, अंत में दुनिया रिज़ल्ट देखती है। क्लास 8th तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जिसमें मैं या तो मैथ्स में फ़ेल ना हुआ हूँ या तो साइंस में फ़ेल ना हुआ हूँ। लेकिन इसके पीछे का कारण जानने का कोशिश कोई नहीं कर रहा था। बस सबको रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था और मैं वो दे नहीं पा रहा था और मैं धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था कि एक ही ज़िम्मेदारी है पढ़ाई करने की और वो भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्लास 8th की हाफ ईयरली की बात है, उस समय मेरा क्लास 8th के मैथ्स में 10 नंबर आए 50 में से। उस बार लकीली मैंने साइंस और सब कुछ पास कर लिया। बस मैथ्स में 10 नंबर आए 50 में से और मुझे पापा का फ़ोन आता है कि बेटा अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है वो इतने मेहनत करके मुझे पैसे भेज रहे हैं, तो वो भी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ रिज़ल्ट दूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था। पापा ने बोला कि बेटा मुझसे हो नहीं पाएगा, तुम ऐसा करो घर आ जाओ। मम्मी ने बोला फ़ोन करके कि तुम बिल्कुल ही नाक कटा दिए हो हर जगह, क्योंकि जब आप जानते हैं गाँव की हालत क्या होती है। गाँव में जो आस-पास के लोग होते हैं वो कहते हैं, मेरे माताजी पिताजी को ये ताने मिलते थे कि बाहर भेजें पढ़ने के लिए, देखते हैं क्या बनता है लड़का। तो वो ताने सुन-सुन कर भी वो मुझे पढ़ा रहे थे, तो मुझसे कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं वो दे नहीं पा रहा था। मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ, तुम्हारी मम्मी यहाँ से मर गई तुम्हारे लिए। मम्मी ने लिटरली यही शब्द बोला था, मुझे याद है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा ठीक है, एक चांस और दीजिए मुझे फाइनल्स तक का, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा। मन में मेरे ये बात चल रही थी कि अगर मैं वापस गया तो मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, 10 तक की पढ़ाई कैसे भी करा देंगे ये लोग, उसके बाद मुझे एक दुकान खोल के बैठना पड़ेगा गाँव में और कोई दूसरा फ्यूचर नहीं था मेरा वहाँ पे। चला, अगर आप कुछ अच्छा सोच लेते हैं, तो हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है जिससे आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी समय मुझे एक टीचर मिले संदीप सिंह करके।
अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो संदीप सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे आर.एस. अग्रवाल की किताब तोते की तरह रटा दी 3 महीने में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्लास 8th के फाइनल मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स आए। मैं कॉलेज स्कूल का टॉपर नहीं था, लेकिन टॉपर के मैथ्स में 94 थे और मेरे 98 थे। उस समय मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो। बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। मैं हर साल फेल होता रहा, लेकिन मैंने उस 3 महीने में ऐसी मेहनत की कि मैंने जो सबसे वीक पॉइंट था मेरा, मैंने उसको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। ये आप भी कर सकते हैं और आपके साथ हुआ भी होगा, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चा इस दौर से ज़रूर गुजरता है। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि उस दौरान 3 महीने में मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की थी। जब रिज़ल्ट आया था तभी मैंने उनको फ़ोन किया था और उनसे बात हुई, तो पापा बोले, "ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो। तुम जहाँ तक पढ़ोगे पढ़ाऊँगा मैं। मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना खून बेच के, अपने खुद को बेच के मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, लेकिन तुम पढ़ाई करो।" और मुझे लगा कि भाई चलो एक ही काम तो अब दिया गया, अब मैं पढ़ ही लेता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 9th 10th सब बहुत बढ़िया चला। और आपको पता ही है कि अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है, क्योंकि वो तो रूल ऑफ नेचर है। और उसी समय मेरे जीवन में एक मेनका की एंट्री होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और किसी की एंट्री हो रही है जो कि आपके जीवन में भूचाल लाने वाला है, ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये टाइम के साथ हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि मेरी एक दोस्त बनी क्लास 11th में, जिनसे मुझे थोड़ा-सा इन्फैचुएशन हो गया और मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने बोला ठीक है, शी सेड कि जस्ट ठीक है भाई, हम फ्रेंड रह सकते हैं, स्कूल्स में हैं तो फ्रेंड रह सकते हैं। मैं बोला ओके, फ्रेंड भी चलेगा, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेंड वाला सेशन हमारा 1.5 साल तक चलता रहा। 11th बहुत बढ़िया चल रहा था, मैं स्कूल में टॉप कर रहा था, हर बार मैथ्स में मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर आते थे। 11th अच्छा चला, 12th अच्छा चला, 12th का नवंबर था और 12th के बोर्ड्स आने वाले थे अगले 2 महीने में। 12th के नवंबर में मेरे उस कीपैड फ़ोन पे एक मैसेज का ट्यून आता है टीटी करके, और उसमें 3 मैजिकल वर्ड्स लिखे होते हैं, आई लव यू। अब ये देखते ही मेरे खुशी का सीमा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई कोई तो प्यार करने वाला मिला। अभी तक तो मैं जूझ रहा था अपने आप से। तो नवंबर में ये स्टार्ट हुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का वो 7वां तारीख था, 7th ऑफ फरवरी। एक फिर से मेरे फ़ोन में मैसेज ट्यून आता है और उसमें लिखा होता है फिर से वो 3 मैजिकल वर्ड्स जो कि आपको बहुत दुःख देते हैं, और वो लिखा हुआ था इट इज़ ओवर। तो मैंने बस यही पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि इट इज़ ओवर? अभी तो 3 महीने सब कुछ अच्छा था। मैंने तुम्हारे इतने असाइनमेंट्स बनाए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, तुम्हें इतने नोट्स दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये क्या इट इज़ ओवर का मतलब क्या है? मुझे कुछ तो क्लोज़र चाहिए। देन मुझे वहाँ से रिप्लाई आया कि भई तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग था मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा 1st ऑफ मार्च से बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, और वो मेरे लाइफ़ का सेकंड टर्निंग पॉइंट आ गया था जब मैं फिर से डिप करने वाला था। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि अगर दोस्त आपके साथ हों तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। और स्पेशली जो हम जैसे हमारे जो दोस्त होते हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चे के जो दोस्त होते हैं, वो तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कैसे होते हैं। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे 1-2। उन्होंने मुझे निकाला वहाँ से, और 10-15 दिन 20 दिन तक मेरी जो पहले की पढ़ाई थी मैंने उसको ब्रश अप किया, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हो गया। बोर्ड्स का एग्ज़ाम ठीक-ठाक हो गया, लेकिन उसमें भी सबसे बुरी बात मेरे साथ ये हो गई, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट का टॉपर था मैथमेटिक्स, मेरे मार्क्स सबसे कम उसी में आए। मेरे मार्क्स 100 में 53 आए सिर्फ़, जो कि मेरे 90 से नीचे कभी भी नहीं आते थे। यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहूँगा लड़कियों के लिए स्पेशली, और उन लड़कियों के लिए जो जिनके दोस्त मिडिल क्लास के लड़के होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लड़के होते हैं। प्लीज़ उनके फीलिंग्स के साथ कभी मत खेलिए। वो बेचारे बहुत ही ज़िम्मेदारियों के तले दबे होते हैं। अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी, अगर घर में बहन है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर अलग रहती है, पढ़ाई की ज़िम्मेदारी अलग होती है, उसकी खुद की ज़िम्मेदारी अलग होती है, और आप उस समय उसके फीलिंग्स के साथ खेलते हैं तो फिर वो टूट जाता है, उसको जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, अपने स्टडी में हेल्प करने के लिए किसी का यूज़ कर लें, किसी के फीलिंग्स का यूज़ कर लें। प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो 12th तक तो सब काम चला अच्छा, और मैं 76% खींच-तान के पहुँच गया, जो कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। बट ठीक है, 76% इज़ एवरेज स्कोर। मैं खुश था उससे कि चलो इतना तो आ गया कम से कम। लेकिन घर का प्रेशर, घर वालों के ऊपर, नेबर्स का प्रेशर, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं कि भाई ग्रेजुएट हो गया लड़का, कितना पढ़ाएँगे, कब तक करेंगे? इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, जो कि अब जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। और उस समय मेरे भैया ने मुझे बताया कि भाई तुम सीजीएल की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम अच्छा कर पाओ उसमें। तो सीजीएल की तैयारी, उस समय 2018 का फॉर्म आया था और मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद मैंने प्री दिया, जिसमें मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि सीजीएल क्या है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं था।
तैयारी बिल्कुल ज़ीरो थी और मैं जाके एग्ज़ाम में बैठ गया, एग्ज़ाम में बैठा, एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट ज़ीरो। मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहले तो घर में हल्ला हो गया था कि भाई ये लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अब तो सरकारी नौकर हो जाएगा वो। लेकिन जब प्री का रिज़ल्ट आया, तो फिर से वही बात कि भाई एक एग्ज़ाम भी नहीं निकल पा रहा है इससे। तो फिर मेरे पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू दिल्ली चला जा कुछ दिन के लिए। और वही समय था जब मैं 2018 में पहली बार दिल्ली आया, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर के वज़ीराबाद गली नंबर 3 में मैंने एक कमरा लिया, जिसका किराया था 3000 रुपए और घर से मुझे आते थे 5000 रुपए। पापा बोले कि 5000 रुपए मैं तुम्हें महीना भेजूँगा, उसमें तुम देख लेना। सबसे बड़ी बात उस समय मेरे लिए ये था कि मुझे पहली बार उस समय स्मार्टफ़ोन मिला था। मतलब 2018 में मुझे सबसे पहली बार स्मार्टफ़ोन मिला, वीवो का एक फ़ोन था। पापा ने बोला कि तुम दिल्ली जा रहे हो तो एक स्मार्टफ़ोन लेके जाओ। और उस स्मार्टफ़ोन की एडिक्शन मुझे कुछ इस प्रकार लग गई थी कि मैं पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता था। फ़ोन में केवल वेब सीरीज़, मूवीज़, पॉर्न, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, टोटल जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, सब कुछ की लत मुझे लग चुकी थी उसमें। पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो थी, कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है, नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने तक मैं वहाँ पे ऐसा करता रहा, कोई रिज़ल्ट नहीं। मॉक में स्कोर 50, 55, 60 इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता था और इस पे सिलेक्शन होना ही नहीं था कभी भी। एक दिन ऐसे ही मैं मॉक दे के वापस घर की तरफ जा रहा था और उस दिन मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। मैं ये सोच रहा था कि पापा कितनी मेहनत से 5000 रुपए मुझे भेज रहे हैं, मैं मॉक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, नौकरी कैसे लगेगी, कितने दिन तक भेजेंगे? सब कुछ दिमाग में चल रहा था और उसी समय मुझे किसी ने आइडिया दिया, कहीं से मुझे आइडिया मिला ये कि आप हरियाणा चले जाओ। हरियाणा में एक गुरुकुल है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके पढ़ाई करो। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, क्या फ़ीचर्स क्या हैं? तो उसमें फ़ीचर्स एक सबसे मेन था कि भई आपके पास फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा। आप हमारे पास रहेंगे, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन आपके पास फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा और मैं उस फ़ोन को छोड़ने के लिए सिर्फ़ उस सोल रीज़न के लिए सब कुछ दिल्ली से छोड़ के, कोचिंग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के गुरुकुल चला गया हरियाणा में। वहाँ जाके मैंने 7-8 महीने खुद को समय दिया। खुद पे समय दिया, पढ़ाई की, किसी से बात नहीं हुई, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, फ्रेंड से भी किसी से ज़्यादा बात नहीं हुई। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था मेरे पास। मैंने वहाँ पे जो उनका लैब था, उसी लैब से मैं पढ़ाई करता था। खुद लाइब्रेरी में जाके चुपचाप बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे पढ़ने की आदत तो थी नहीं, जो कि आप लोग भी फेस करते होंगे जो तैयारी के फेज़ में लड़के हैं। पढ़ने की आदत नहीं रहेगी लेकिन अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे 3 दिन, 4 दिन जब आप समय बर्बाद करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं लाइब्रेरी में जाता था तो वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते रहते थे और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं चुपचाप बैठ के सुबह से लेके शाम तक समय बिता देता था और चुपचाप कमरे में आके सो जाता था। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन, 5वें दिन मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं बैठ ही रहा हूँ लाइब्रेरी में आके तो पढ़ ही लेता हूँ और मोबाइल है नहीं, धीरे-धीरे मोबाइल की आदत छूटने लगी। तो फिर वहाँ से मेरी जो पढ़ाई स्टार्ट हुई, वो पढ़ाई मेरी 7 से 8 महीने चली और फिर किसी कारणवश मुझे घर वापस जाना पड़ा। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। और मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो वन डे एग्ज़ाम होता है जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक ना किया हो। उसको अगर आप इंक्लूड करें तो मैंने एफकेट 2 बार क्लियर किया। अनफॉर्चुनेटली एसएसबी में क्लियर नहीं हो पाया। सीडीएस भी 1 बार क्वालीफाई किया। सीएचएसएल को 2 बार क्वालीफाई किया। एमटीएस को 1 बार क्वालीफाई किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालीफाई किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालीफाई किया और बिल्कुल अल्टीमेटली जो सीजीएल मेरा सोल एम था, उसमें मुझे एक्साइज़ इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया जिसका रिज़ल्ट पिछले साल आया था। तो वो जो 7-8 महीने की पढ़ाई और जो 7-8 महीने मैंने खुद को दिया, ये सारे रिज़ल्ट सिर्फ़ उसी के थे। मैं आपको कुछ बातें आपको बता दूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था तैयारी के समय पे। आपको तैयारी एक बार करनी ही पड़ेगी। आप 21 साल की उम्र में तैयारी कर लीजिए, 22 साल की उम्र में तैयारी करिए या 30 साल की उम्र में तैयारी करिए। जब तक आप एक बार लग के तैयारी नहीं करेंगे 1 साल तक आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन होता भी है तो आप उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपको एक कंप्लीट तैयारी एक बार करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी उम्र में हों। अगर आप जल्दी उम्र में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय माइंड जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है, धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेशन उस समय ज़्यादा नहीं होती हैं। एज बढ़ते-बढ़ते फ्रस्ट्रेशंस भी आती जाती हैं, तो सिलेक्शंस के चांसेस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सबसे सलाह मत लीजिए कि आपको करना क्या है। सलाह सिर्फ़ 2 आदमी से लेना है आपको। या तो वो सक्सेसफुल हो, या तो वो बिल्कुल ही गिव अप करके बैठा हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो सक्सेसफुल आदमी होगा वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। और जो अनसक्सेसफुल आदमी होगा वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या नहीं है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। और सिलेक्शन का सफ़र ईज़ी बनाने का सिर्फ़ 2 ही मंत्र है। एक तो प्रॉपर गाइडेंस और दूसरी कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास ये 2 चीज़ हैं और आप सही समय पे इस चीज़ को पा लिए हैं तो आपको सेलेक्ट होने में या कोई भी एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट हों, आप एवरेज हों, बिलो एवरेज हों
कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको अगर इन 2 मंत्रों को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं ईज़िली। बस आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है। अगर कभी भी जब भी मेरे तैयारी के समय मुझे डीमोटिवेशन फ़ील होता था कि मैं कर नहीं पाऊँगा या क्या होगा, नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने पापा के बारे में सोचता था। और सेकंड थिंग मैं ये सोचता था कि मैंने स्टार्ट क्यों किया? आखिर मैं कुछ करूँगा नहीं भाई तो क्या करूँगा जीवन में? शीशे के सामने आप अगर खड़े हो जाएँ आप सुबह-सुबह उठ के और आप खुद से पूछें कि भाई आखिर मुझे जीवन में करना क्या है? उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है। आप बस एक काम करिए, सुबह उठिए, शीशे के सामने जाइए और खड़े होइए और आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है लाइफ़ में। मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे और अपना सारा काम सही समय पे अच्छे से करेंगे। आप इस चीज़ को बिल्कुल अपनाइएगा। तो ये जो मेरा सफ़र रहा, ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए था जो या तो लोअर मिडल क्लास से आते हैं या तो मिडल क्लास से आते हैं। ये अमीर बच्चों के लिए नहीं था, क्योंकि उनका इससे लेना-देना ही नहीं है। उनको ये लगेगा कि ये बनावटी कहानियाँ हैं जो चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को फेस नहीं किया है। तो जो भी बच्चे लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास से देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उसको अमल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने स्टार्टिंग फेज़ में वो गलतियाँ करें। आखिरी में मैं ये कह के बाइंड अप करना चाहूँगा कि जो स्टॉक्स जो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए नहीं है या मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं आया हूँ। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपके संघर्ष को, आपके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट देता है और आपको मौका देता है कि आप यहाँ आकर अपने संघर्ष को साझा कर सकें, अपने उस लेवल के लोगों के साथ जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं अपने रियल लाइफ़ में। तो मैं आशा करूँगा कि आप भी अपने लाइफ़ में कुछ अच्छा करें और अपनी स्टोरी आकर यहाँ पे शेयर करें और जो स्टॉक ये मौका सबको देता है। मैं जो स्टॉक को अपने तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनैलिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।